हेलो हाय नीट एस्पायरेंट्स। आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ सत्य कुमार त्रिवेदी, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट ASMC लखीमपुर। तो आज मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का एक 1 शॉट जो कि बहुत ही कम टाइम में आप लोगों के लिए लाया हूँ और आप लोगों का पूरा रिवीजन इससे हो जाएगा। और जितने भी PIQ अभी तक आए हैं सारे आप एक बार इसको करके देखें, आपके सारे PIQs बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इसका मीन्स होता है कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल होता है। फिर NCERT आगे मेंशन करती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था, तो फर्स्ट कंट्री इंडिया थी, यानी अपना देश भारत ही था जहां 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अपनाया गया था। एट नेशनल लेवल एक्शन प्लान टू अटेन सोशल गोल, यानी नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को 1951 में इंडिया में अडॉप्ट किया गया था। फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी बाद में इसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को और बढ़ाकर, इसका जो एरिया था और बढ़ाकर और इसमें कई सारी चीज़ें ऐड करके फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी RCH उसको नाम दिया गया। इसका क्या रोल था? क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी अवेयरनेस फैलाना जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे हॉस्पिटल्स खोलना या क्लिनिक्स खोलना या सरकारी अस्पताल जो आप देखते हैं जहाँ पर इस सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जैसे कि डिलीवरी है या कंट्रासेप्टिव्स है इसके बारे में बताना। और सपोर्ट फॉर बिल्डिंग फैसिलिटीज, और उसके लिए मटीरियल सप्लाई करना सरकार के द्वारा, दवाएँ और कई तरह की जैसे कंट्रासेप्टिव्स, कंडोम्स एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है कि सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, यानी एमनियोसेंटेसिस से हम एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन को पता लगा सकते हैं कि वो जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। लेकिन ये लीगली बैन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज लीगली बैन इन इंडिया। यूज टू टेस्ट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, एमनियोसेंटेसिस का यूज हम जेनेटिक डिसऑर्डर को मेनली फाइंड करने के लिए करते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? एक आपका डाउन सिंड्रोम होता है, हीमोफीलिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। डिटरमाइन सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस, एमनियोसेंटेसिस का एक यूज ये भी है कि इससे सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस को हम डिटरमाइन करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, जैसे एक CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। MMR का फुल फॉर्म है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, IMR का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। फिर NCERT में डाटा दिया हुआ था, उसको मैंने एक सेट फॉर्मेट में लिख दिया है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो देखिए पॉपुलेशन डेटा क्या है वर्ल्ड का। 1900 में 1900 में 2 बिलियन लोग थे, 2000 में 6 बिलियन लोग, 2011 में 7.2 बिलियन लोग थे। और इंडिया का डाटा बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम यानी 1947 में 350 मिलियन थे, 2000 में 1 बिलियन और मई 2011 में 1.2 बिलियन। मतलब कोई भी फैक्ट आपका इसमें का छूटेगा नहीं। आप एक बार इसको देखें और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो और ऐसा लगे कि आपके रिवीजन में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर देखिए पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आपके हेल्प करते हैं। जैसे डेथ रेट अगर कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑब्वियस है कि अगर कम लोग मर रहे हैं तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। फिर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हो रहा है तब भी बढ़ेगी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो रहा है तब भी बढ़ेगी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो पीपल इन रिप्रोड्यूसेबल एज, यानी जो रिप्रोडक्शन करने वाले लोगों की संख्या है वो भी बढ़ेगी। फिर एक डेटा दिया हुआ है कि 2011 सेंसर रिपोर्ट के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो इंडिया की थी वो लेस देन 2%, यानी 20 पर थाउजेंड पर ईयर, यानी 20 लोग 1000 के पूरे पॉपुलेशन में एक साल में बढ़ रहे हैं। फिर एक टॉपिक दिया है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स पर हम ध्यान देके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो NCERT ने लिखा है कि मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी जो स्मॉलर फैमिलीज को मोटिवेट करना, जैसे कोई स्मॉलर फैमिलीज है तो उसके लिए कोई ऐसा प्लान बनाना जिससे वो बेनिफिटेड हो। तो इससे सोसाइटी में एक मैसेज आएगा कि जो मतलब स्मॉलर फैमिलीज हम लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए और उनको कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना। और एक स्लोगन आप सभी ने सुना होगा कि हम दो हमारे दो, B2 our 2, यानी जो पेरेंट्स हैं वो 2 चाइल्ड बियर करें। फिर 1 चाइल्ड नॉर्म, कुछ और सिटीज़ हैं जहाँ पर NCERT मेंशन करती है कि 1 चाइल्ड नॉर्म भी कई लोग अपना रहे हैं। फिर और क्या किया कि स्टैट्यूटरी रेजिंग मैरिजेबल एज, यानी कानूनी रूप से फीमेल को 18 साल पर शादी कर सकते हैं और मेल 21 ईयर पर शादी कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आइडियल कंट्रासेप्टिव। अब आप NCERT चाहें तो खोल सकते हैं, एक बार वीडियो देखने के बाद में भी NCERT को रीड कर सकते हैं, आपको पूरा NCERT का मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटा है इसमें। फिर आइडियल कंट्रासेप्टिव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आपको इजीली कहीं भी मिल जाए, जैसे दुकानों पे या जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं। इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी मतलब उसको यूज करने से जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक मिले और रिवर्सिबल होना चाहिए, बार बार खरीदना ना पड़े।
विद नो आर एट लीस्ट साइड इफेक्ट, यानी उसके कोई साइड इफेक्ट्स आपको नहीं दिखानी देनी चाहिए। इन नो भी इंटरफेयर, और जो सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर है या सेक्सुअल एक्ट आप यूजर है उसमें किसी तरह का इरिटेशन या किसी तरह का वो इंटरफेयर उसमें नहीं करना चाहिए। फिर नेचुरल, अब हम कंट्रासेप्टिव्स पर आ रहे हैं तो हम बात करेंगे नेचुरल मेथड या उसी को ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। ये सबसे इजी वे है क्योंकि बाइट चांस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना है। तो जब हम मिलने से रोकेंगे तभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी लीड नहीं होगी। तो इसमें 3 तरह से आप कर सकते हैं। एक पीरियाडिक अब्स्टिनेंस दिया है, एक विथड्रावल एंड क्वाइट या उसी को क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं, या लैक्टेशनल एमेनोरिया है। तो पीरियाडिक अब्स्टिनेंस क्या है कि एक डे 10 से डे 17 यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे 10 से डे 17 है उसमें आपको क्वाइटस करने से परहेज करना है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो डे 10 से डे 17 है इसमें ओवल्यूशन का चांस इस पीरियड में रहता है और इसीलिए इसे रिस्क पीरियड या फर्टाइल पीरियड कहते हैं। फिर विथड्रावल या क्वाइटस इंटरप्टस में अब इसका क्या है कि जब सेक्सुअल कोहैबिटेशन के दौरान जो मेल पार्टनर है वो अपने पेनिस को वजाइना से विथड्रॉ कर लेता है बिफोर इजैकुलेशन, तो इससे क्या होता है कि सीमन अंदर नहीं पहुंचता और फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है कि जब कोई मदर अपने बेबी को फीड करवा रही होती है तो उस समय उसकी जो ओवल्यूशन है वो नहीं होता है, तो ओवल्यूशन नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इंटेंस लैक्टेशन है और एक केवल जो इसकी वैलिडिटी है 6 मंथ, यानी 6 मंथ्स तक अगर वो इंटेंस लैक्टेशन करा रही है तभी ये इफेक्टिव होता है। उसके बाद अगर वो फीडिंग भी करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग, तब भी ये इफेक्टिव नहीं होगा। अब चूंकि ये जो नेचुरल मेथड है इसमें कोई ड्रग हमने यूज नहीं किया है, कोई साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होंगे, लेकिन फेलियर चांसेज आर हाई, इसके जो फेलियर चांसेज हैं ये हाई होंगे। अब हम आइए डिस्कस करते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स क्या है कि ओवम और स्पर्म के बीच में हम फिजिकली उनको बीच में बैरियर लगा करके उनके मीटिंग को रोक देते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है कंडोम। कंडोम्स क्या होता है, मतलब थिन रबर या लेटेक्स शीट के बने होते हैं। ये मेल में पेनिस को कवर करते हैं और फीमेल में वजाइना या सर्विक्स को कवर करते हैं। इससे क्या होता है, कंसेप्शन नहीं होता। ठीक, निरोध पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर मेल है। और इनका एडिशनल जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कंडोम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआईज एंड एड्स, यानी एड्स या एसटीआईज को, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ये रोकते हैं। यानी इनका यूज करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक पार्टनर से दूसरे इंडिविजुअल में नहीं स्प्रेड करती है। और ये अच्छा है कि ये कई लोग कहते हैं कि केवल मेल के लिए होता, नहीं, कंडोम्स बोथ मेल एंड फीमेल के लिए अवेलेबल है मार्केट्स में। और क्या होता है, डिस्पोजेबल है, यानी आप सिंगल यूज करके इनको डिस्पोज करें। और सेल्फ इंसर्टेड है, तो सेल्फ इंसर्टेड है तो प्राइवेसी देंगे, क्योंकि अपने आप इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं। फिर दूसरा है डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्व्स। तो ये भी क्या होते हैं, मेड ऑफ रबर से बने होते हैं, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्व्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं और ये केवल फीमेल के लिए। कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ये क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। इस पर आपको विशेष ध्यान देना, ये रीयूजेबल होते हैं और ये वंस यूज होते हैं, कंडोम वाले केवल एक बार यूज कर सकते हैं। और अगर इनकी हमको डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्व्स की जो इफिशियंसी है या इफेक्टिवनेस है उसको अगर बढ़ाना है तो फिर हम स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या जेलीज या फोम्स लगा सकते हैं, जिससे इनकी कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस की। इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईओडीज होती हैं जो कि डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस की हेल्प से लगाई जाती है, यानी वही इसको सेट करते हैं, यानी अपने आप हम इसको नहीं लगा सकते। हाईली रिपीटेड टॉपिक जो आपका है वो आईओडी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देखते हैं, इसमें एक नॉन मेडिकेटेड आईओडी है, एक कॉपर रिलीजिंग, एक हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज कैसे वर्क करता है, ये यूट्रस में जो आपके स्पर्म्स पहुंचते हैं उनकी फाइगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है। तो इससे क्या होता है कि स्पर्म यूट्रस में फर्टिलाइजेशन करने से पहले ही फाइगोसाइटोज्ड हो जाते हैं, यानी खा लिए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लिपीज लूप इसका एग्जाम्पल है। कॉपर रिलीजिंग वाले में क्या होता है कि कॉपर रिलीज होता है, तो कॉपर जब रिलीज होता है तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, यानी कम करता है। तो इस और क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को कम कर देता है। और इनके 3 एग्जाम्पल है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। फिर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, यानी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको इस तरह करते हैं कि वहाँ फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। और सर्विक्स को क्या करते हैं, हॉस्टाइल टू स्पर्म, यानी सर्विक्स में अगर स्पर्म पहुँचता भी है तो वहाँ भी उसका फाइगोसाइटोसिस हो सकता है, या फिर उसको इस तरह कर दिया जाएगा कि वो फिर फर्टिलाइजेशन के योग्य नहीं रहेगा। और फिर इसके 2 एग्जाम्पल हैं, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। फिर और देखिए आयोडीज के बारे में एक लाइन दी हुई है कि आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, यानी ये आइडियल कंट्रासेप्टिव इंडिया में आयोडी वो इंडिविजुअल जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, चिल्ड्रन के बीच में स्पेस देना चाहते हैं। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, ये क्वेश्चन आपका आता है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। और फिर आइए आगे बात करते हैं।
आपको इस पर ध्यान देना है। जो आप पढ़ेंगे 1 घंटे में इस चैप्टर को, उसको मैं कम टाइम में आपका पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, वो आपका कवर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा। टैबलेट एंड पिल्स, स्मॉल डोज। अब टैबलेट एंड पिल्स क्या है, इसमें या तो प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। और क्या जो नॉर्मल पिल्स या टैबलेट्स आती हैं कंट्रासेप्शन के लिए, उनको 21 डेज तक लेना होता है आपको डेली, विदिन 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 5 दिन के बाद से आपको 21 दिन तक लेना होता है। लेकिन फिर जब आपका मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, उसके बाद आपको 1 वीक यानी 7 डेज का गैप देना होता है। फिर इसी तरह से पैटर्न को आपको रिपीट करना होता है। लेकिन कब तक, जब तक आप चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। फिर ये क्या कैसे काम करते हैं, तो इनहिबिट ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, यानी ओवम रिलीज ही नहीं होगा। तो अगर ओवम नहीं रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर किसी तरह ओवम रिलीज भी हो गया, मान लिया कि नहीं काम किया पिल्स ने, तब ये इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देते हैं। तो यानी एक अच्छे कंट्रासेप्टिव के रूप में वर्क करते हैं। और क्या करते हैं, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट अ रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। और सर्विक्स में क्या करते हैं, म्यूकस की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो वहाँ से अगर स्पर्म आ भी रहा है तो वो रिटार्ड हो जाता है, रिटार्ड होकर फिर यूटरस पहुँचता है, वहाँ तक उसकी फिर जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है वो भी डाउन हो जाती है। अब एक जो क्वेश्चन बनता है कि सहेली क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है। और ये CDRI लखनऊ के द्वारा डेवलप की गई है। वंस अ वीक पिल है, यानी सप्ताह में आपको 1 बार लेनी होती है। लेकिन हाँ, फीमेल्स के लिए है, नॉन स्टेरॉइडल है, और इसके वेरी फ्यू साइड, मतलब बहुत कम साइड इफेक्ट है और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है। फिर इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस होते हैं। जो ये हम टैबलेट्स ले रहे हैं, इनका काम कुछ हफ्ते या 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते, लेकिन इम्प्लांट्स या इंजेक्शन जो हैं वो लंबे समय तक वर्क करते हैं। और इनको स्किन के नीचे, अंडर द स्किन सबक्यूटेनियस क्या किया जाता है, प्लेस्ड कर दिया जाता है। और इनका जो इफेक्ट पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है। जैसे वहाँ हमने प्रोजेस्टोजन या एस्ट्रोजन को इस रूप में रख दिया कि वो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होकर जा रहे हैं। फिर आइए आगे देखते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या है कि मान लीजिए कहीं क्राइम में किसी का रेप हो गया, या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन किसी ने कर लिया, तो उससे प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए क्या है कि या तो प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की हम पिल्स दे देते हैं। जैसे एक अनवांटेड 72 करके आती है, और एक शायद इजी पिल करके आती है, लेकिन NCERT में नहीं दिया। आपको यही पढ़ना है, प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की पिल आपको देनी है। और आयोडीज विदिन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, या तो आप आयोडी प्लेस करवा लें 72 घंटे तक, या वाइड पॉसिबल ड्यू टू रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। फिर क्या है, स्टरलाइजेशन या सर्जिकल मेथड्स। इसमें क्या होता है कि एक टर्मिनल मेथड, यानी किसी अगर पार्टनर को ये जानना है कि मुझे बच्चे नहीं करने, या उसे फिर बच्चे नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो टर्मिनल मेथड को अपनाते हैं। हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर एक बार हो गए तो फिर रिवर्सिबिलिटी यानी फिर से नॉर्मली कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें एक आता है वॉसेक्टॉमी, एक आता है ट्यूबेक्टॉमी। वॉसेक्टॉमी आप लोग जानते होंगे, वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई अप कर दिया जाता है, और मेल्स में किया जाता है। और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, और फीमेल में ये होता है। फिर इल इफेक्ट्स ऑफ कंट्रासेप्टिव, क्योंकि ये जो कंट्रासेप्टिव्स हम ले रहे हैं ये हमारी बॉडी की डिमांड नहीं है, ये तो हम आर्टिफिशियली अपने फायदे के लिए ले रहे हैं। तो इससे क्या क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, ब्रेथ थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आइए हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP का मतलब होता है कि कोई जानबूझकर या आपकी इच्छा से अगर प्रेगनेंसी है और उसको फिर क्या करवा रहा है, वो टर्मिनेट करवा रहा है फुल टर्म, यानी फिर डिलीवरी नहीं चाहता है वो, तो उसे MTP या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। 45 से 50 मिलियन MTP पर साल, मतलब एक साल में लगभग 45 से 50 मिलियन MTP होती हैं। और इंडिया में इसे लीगलाइज किया गया 1971 विद स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसके कि अगर मदर को प्रेगनेंसी या मतलब डिलीवरी के टाइम खतरा है, या जो चाइल्ड है वो नॉर्मल नहीं है, या उसको कोई सीवियर डिजीजेज हैं जिससे वो सर्वाइव नहीं करेगा, तभी इसकी परमिशन दी जाती है। और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स ही, प्रेस्क्राइब डॉक्टर्स जो हैं वही इसको करते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी के समय जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कैजुअली कर लिया किसी ने, या रेप्स के केसेस में किया जाता है। रिलेटिवली सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ रहेगा 3 महीने तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर से मच मोर रिस्कियर हो जाता है फॉर बोथ जो बेबी इन्फेंट चाइल्ड है और मदर के लिए भी। और अगर फीमेल फिटिसाइड करना ये इलीगल है, क्योंकि अगर आपको पता लग गया कि किसी मतलब गर्ल चाइल्ड है तो कई लोग MTP करवा देते हैं, लेकिन इंडिया में ये इलीगल है और इसे बैन किया गया है, क्योंकि इससे फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो जो आपका है वो डिसबैलेंस होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट NCERT के साइड में लिखा हुआ है, 2017 में आपका आया। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की बात करते हैं। ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, यानी किसी को अगर इस तरह की डिजीजेज हैं STIs और किसी ने उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उसको होने की भी संभावना रहती है। इनका दूसरा नाम इसे बेनरल डिजीज BD कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI कहते हैं, गोनोरिया कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं, जेनाइटल हर्पीज है इसके एग्जाम्पल, क्लामिडियासिस है, जेनाइटल वार्ड्स हैं, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस B है। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है जो NCERT ने लिखी है कि जितनी भी STIs हैं सभी क्यूरेबल हैं, लेकिन कब, जब इनकी डायग्नोसिस एक
टाइम पर हो जाए, यानी यह पूरी तरह अगर शरीर पर हावी नहीं हो रही हैं तो इनकी डायग्नोसिस करके इनको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ये 3 डिजीजेज हैं, ट्रिपल एच आपको याद करना है। ट्रिपल एच जो 3 डिजीजेज हैं नॉन क्यूरेबल हैं, ये अगर एक बार हो गई तो फिर हो गई, आदमी का काम फिर खत्म है, यानी उसको फिर ट्रीट नहीं किया जा सकता अभी तक। उसमें क्या है, जेनाइटल हर्पीज HIV है, हेपेटाइटिस बी है और HIV है। जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। अब हम सिम्पटम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्पटम्स इसमें आपके आते हैं। जैसे एक आप आता है ईचिंग हो सकती है, और कुछ फीमेल्स में ये भी देखा जाता है कि ये कई महीनों तक असिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखेगा। फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन हो सकती है। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो फिर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID हो जाती है, या एबॉर्शन हो सकता है, या स्टिल बर्थ यानी फिर जो डेड चाइल्ड है उसका बर्थ होगा, या इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी यूट्रस के अलावा कहीं इम्प्लांटेशन हो जाएगा, या फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है, या कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो सकता है। और वेरी हाई चांसेज ऑफ STIs होती हैं 15 to 24 ईयर्स के इंडिविजुअल्स में, क्योंकि इस टाइम पे एडोलसेंट एज में होते हैं चिल्ड्रन, बच्चे, और वो क्या करते हैं कि कई सारी उनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है और एक्सपेरिमेंटेशन की जो उनकी एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, तो इससे वो इस तरह की डिजीज में फंस सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छी तरह से ध्यान रखें और अवेयर होकर प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन करते हैं तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर लग भी रही है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। फिर इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी है और पीछे जो समरी है उसमें दी है, और वहाँ 2 ईयर को मेंशन किया गया है। तो इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। 2 ईयर आपको याद रखना है। रीजन क्या हो सकते हैं, फिजिकल हो गया, मतलब फिजिकली वो फिट नहीं है, फिर कॉन्जेनाइटल पहले से, या फिर डिजीज है कोई, या कोई ड्रग्स से उसको नहीं हो रही है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल, या फिर साइकोलॉजिकली वो फिट नहीं है। अब इसके लिए क्या है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बनाई गई हैं, और फिर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में कई सारी टेक्निक्स के माध्यम से उनको ट्रीट किया जाता है। जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट, इसमें क्या है, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। तो इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, और इसमें फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। कैसे, ओवा फ्रॉम वाइफ डोनर, मतलब एक उसकी वाइफ से हमने क्या ले लिया, ओवम ले लिया, और स्पर्म हमने हस्बैंड या फिर डोनर मेल से ले लिया, उसको लैब में उस सिमुलेटेड कंडीशन में जाइगोट फॉर्म कराया। फिर क्या किया, अगर जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, जिप्ट, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अगर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो है विद 8 ब्लास्टोमियर्स तो उसको ट्रांसफर कर दिया फैलोपियन ट्यूब में, और फिर वो फर्दर डेवलपमेंट करेगा। लेकिन अगर वो एम्ब्रियो जो 8 ब्लास्टोमियर उससे ज़्यादा है तो फिर उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, उसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर या IUT कहते हैं। फिर इन विवो ट्रांसफर को हम देखते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या, तो उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन फीमेल बॉडी होगा, और फीमेल बॉडी मान लीजिए कोई फीमेल है जो कि ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती लेकिन इम्प्लांटेशन कर सकती, तो जो हेल्दी फीमेल है वहाँ फ्यूजन करवा करके और फिर एम्ब्रियो को या जाइगोट को हम दूसरे फीमेल में ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि इम्प्लांटेशन करवा सकती है। फिर जिप्ट क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो इसमें ओवम को कलेक्ट करते हैं डोनर से, फिर ट्रांसफर ओवम टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर वुमन हु कैन नॉट प्रोड्यूस, जो यहाँ बताया इसी का, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फिर ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये देखिए जैसे ये ओवम है और यहाँ एक नीडल होती है इसकी, माइक्रो नीडल करके, तो उससे इसको पकड़ करके फिर ऐसे पकड़ करके इसको माइक्रो लेवल पर किया जाता है और स्पर्म को इसमें ट्रांसफर किया जाता है, और फिर इससे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आपका होता है। फिर हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है कि फिर हम इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, यानी अगर कोई मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर में इंसेमिनेशन नहीं करवा पा रहा है, उसके रीजन्स हो सकते हैं वेरी लो स्पर्म काउंट है, इजैकुलेशन में, सीमन, तो फिर हम क्या करते हैं कि सीमन को कलेक्ट करते हैं हस्बैंड या हेल्दी ओवन से, फिर उसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू वाजाइना और इनटू यूटेरस, इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप पढ़ते रहें, और अगर आपको स्लो लग रहा हो वीडियो तो आप इसे 2x पे करके देख सकते हैं। और मैंने सारे जो कुछ डाटा और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है इसलिए मैंने सोचा इसी से स्टार्ट किया जाए, और आगे इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।